इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलत शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा थर्ड डेमो लेक्चर है और ये करिकुलम चैप्टर से हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। करिकुलम किस को कहते हैं? करिकुलम बेसिकली एक स्कूल की ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं। स्कूल की ओवरऑल एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है कि स्कूल के अंदर जो कुछ हो रहा है, कब, जब एक स्टूडेंट का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, डे 1 से लेकर डे लास्ट तक, डे एंड तक, जो आखिरी डे है उस तक स्कूल के अंदर एक्सक्यूज मी जितने। सर, सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ब्रेक हो रही है या कम आ रही है? सर ब्रेक हो रही है, कम आ रही है, ब्रेक नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। अब कुछ बेहतर हुई आवाज़? जी यस सर। ओके जी। हम बात कर रहे थे करिकुलम की, तो मैं बता रहा था कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल की जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि एक बच्चे का एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होता है, जैसे अब हमारे यहाँ इस साल जो एकेडमिक ईयर है ये 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और ये जाएगा 31 मार्च तक, और उससे ऑनवर्ड 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 2023 से फिर जो हमारा नॉर्मल एकेडमिक ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फिर वो फॉलो किया जाएगा। कोविड की वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। तो एक तालीमी साल के अंदर जो कुछ बच्चों को स्कूल के अंदर कराया जाता है, अब जो कुछ से क्या मुराद है? बच्चा सुबह जाता है तो मॉर्निंग असम्बली होती है। अच्छा, मॉर्निंग असम्बली में बच्चा कुछ सीखता है, फिर बच्चा क्लासरूम में जाता है तो क्लासरूम में टीचिंग और लर्निंग होती है, वहाँ पे बच्चा कुछ सीखता है। फिर बज़्म अदब का पीरियड होता है, फिर स्पोर्ट्स, कलर डेज़, नेशनल डेज़, रिलीजियस डेज़, रिलीजियस फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें स्कूल के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उनसे बच्चा सीखता है। बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, उससे बच्चा कुछ सीखता है। इसी तरह बच्चे का जो एंड पे असेसमेंट होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, जिसमें उसकी बुक्स, जिसमें उसके स्कूल की टीचिंग और लर्निंग, जिसमें न उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये कलेक्टिवली बच्चे का करिकुलम कहलाती हैं। बच्चे का जो कुछ हम उसको पढ़ा रहे होते हैं, ये उसका क्या कहलाती हैं? करिकुलम कहलाती हैं। तो करिकुलम मीन ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल से क्या मुराद है। यानी जो कुछ स्कूल के अंदर होता है वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है? निसाब कहलाता है। अब दो और टर्म्स हैं, तीन तीन चार हैं बल्कि, हम अक्सर उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये करिकुलम है। टेक्स्ट बुक्स जो है वो करिकुलम का एक कंपोनेंट है, मुकम्मल करिकुलम नहीं है। अभी हम आगे जाके देखेंगे इसके कंपोनेंट्स में, वहाँ जाके मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। तो एक टर्म यूज़ होती है सिलेबस, एक यूज़ होती है कोर्स, एक यूज़ होती है कंटेंट, एक यूज़ होती है सब्जेक्ट मैटर। ये क्या होती हैं? तो हम ये समझते हैं कि शायद कोर्स, करिकुलम, सिलेबस ये सिनोनिमस वर्ड्स हैं, हम इनको अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। बहरहाल इनका डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कोर्स किसको कहते हैं, सिलेबस किसको कहते हैं, पहले इन दो को अंडरस्टैंड हम करेंगे। आप किसी भी बुक को उठा लें तो उसके स्टार्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगी, फहरिस्त जिसे हम बोलते हैं, कंटेंट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, फहरिस्त, कंटेंट लिस्ट। अब ये क्या होती है? इसमें बेसिकली उस बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स शामिल हैं, जो चैप्टर शामिल हैं, उस चैप्टर के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो शामिल होते हैं, बेसिकली वो कंटेंट लिस्ट हमें उसके बारे में बता रही होती है कि ये किस चीज़ के बारे में है, इस बुक में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आप एमफिल में एडमिशन लेते हैं, आप किसी मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हैं, तो आप पता करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। आप पीपीएससी के हेड मास्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो आप देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। अब व्हाट इज़ मेड बाय सिलेबस? तो सिलेबस कहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इसमें शामिल होंगे, ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ शामिल होंगे।
तो एक सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स शामिल होते हैं उनकी लिस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेबस बोलते हैं। जैसे आपके पीपीएससी के एचएम के एग्ज़ाम में आपका होगा कि जी दो एरियाज़ होंगे, एक लिखा होगा कि 80% जो है इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब फर्दर अगर हम इसकी बाइफर्केशन करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड में फिर क्या चीज़ें आती हैं, बीएड और एमएड के जो सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह फिर 20 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज होगा, साथ में मेंशन होगा कि जनरल नॉलेज में ये चीज़ें होंगी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा। अब इसी तरह आप जिस भी सब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको उसकी एक फहरिस्त मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, कंटेंट मिलेगा पहले। तो वो जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है किसी भी सब्जेक्ट की, इसको हम कहते हैं सिलेबस। ठीक है। अब हर टॉपिक की आगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन होती है, मुकम्मल डिटेल होती है, इन डेप्थ डिटेल होती है उसकी, इसको हम बोलते हैं कोर्स। जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है या टेबल ऑफ कंटेंट्स किसी भी सब्जेक्ट का, इसको हम बोलते हैं सिलेबस। और इस सिलेबस की जो इसमें जितने भी टॉपिक्स शामिल होते हैं या सब टॉपिक्स शामिल होते हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कोर्स है। तो ये बेसिक डिफरेंस है करिकुलम में, उसके बाद सिलेबस में और उसके बाद कोर्स में। अब दो और टर्म्स यूज़ होती हैं, सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट। बेसिकली सिलेबस के साथ आप कभी वर्ड नहीं सुना होगा आपने, सिलेबस कंटेंट। तो कोर्स के साथ आप अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कि कोर्स कंटेंट क्या है। कंटेंट किसको कहते हैं? कंटेंट उसके अंदर जो यानी एक टॉपिक के अंदर जो नॉलेज शामिल है, जो इंफॉर्मेशन शामिल है, जो फैक्ट्स शामिल हैं, जो वैल्यूज़ शामिल हैं, जो स्किल्स शामिल हैं, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट कहलाता है। वो हमारा सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट कहलाता है। मैं एक दफ़ा क्विकली इसको रिवाइज़ कर देता हूँ जो कुछ अब तक मैंने बताया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया। मैंने बताया कि जो करिकुलम है इस किसको कहते हैं? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। व्हाट डज़ इट मीन कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल? स्कूल के अंदर एक बच्चे के एडमिशन से लेकर उसका एकेडमिक ईयर कंप्लीशन तक जो कुछ स्कूल के अंदर हो रहा है, बुक्स उसको दी जा रही हैं, क्लास के अंदर पीरियड्स हो रहे हैं, उसके लेक्चर्स हो रहे हैं, स्कूल के अंदर मॉर्निंग असेंबली हो रही है, कलर डेज़ हो रहे हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं, पेरेंट डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, नेशनल डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, क्विज़ कंपटीशन हो रहे हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, वाइवा हो रहा है, उसके कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जो कुछ स्कूल के अंदर हो रहा है कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं? करिकुलम बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की है सिलेबस की कि हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आप किसी भी बुक को उठा लें तो उसमें सबसे पहले हम किस चीज़ को देखते हैं? हम उसकी कंटेंट लिस्ट को देखते हैं। मेरी जून ऑफ एजुकेशन बुक है, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो पता होता है कि कंटेंट में क्या चीज़ शामिल है। तो जो न्यू होते हैं वो जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वो अक्सर डिमांड करते हैं कि हमें कंटेंट लिस्ट दी जाए। तो कंटेंट लिस्ट सॉफ्ट में वो पहले देखते हैं, उसके बाद बुक ऑर्डर करते हैं कि जी हमने तो पहले 4-5 बुक्स ली हुई एट्सेट्रा। तो किसको कहते हैं? अब मेरे पास जो लिस्ट है उसमें मैंने लिखा हुआ कि टॉपिक चैप्टर कौन सा है, उसमें टॉपिक सब टॉपिक्स कौन कौन से शामिल हैं मेरी बुक के अंदर। इसी तरह हर सब्जेक्ट में जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे और सब टॉपिक्स होते हैं उनको हम, ये हर बुक के स्टार्ट में आपको कंटेंट लिस्ट मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिलेबस। और कोर्स क्या होता है? अब उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की जो मुकम्मल डिटेल होती है इसको हम बोलते हैं कोर्स। और कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि एक टॉपिक या सब टॉपिक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो फैक्ट्स, जो नॉलेज, जो रियलिटीज़, इसके साथ साथ जो स्किल्स और वैल्यूज़ उसके अंदर शामिल की जाती हैं, बच्चे को जो समझाए या उसके बिहेवियर में जो हमने शामिल करनी होती हैं, वो कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर। ये बेसिक डिफरेंस है करिकुलम, कोर्स, सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, सिलेबस का। दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसमें हम देखेंगे और इसका ओरिजिन भी देखेंगे। करिकुलम एक लैटिन वर्ड है, जैसे मैंने बताया कि आपको लिस्ट ऑफ वर्ड भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह, जिसमें जितने भी हमारे इस तरह के वर्ड्स हैं जिनका ओरिजिन लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन है,
किस वर्ड्स कौन सा वर्ड किस लैंग्वेज से डिराइव करेगा, उसका मतलब क्या होता है, ये मिल जाएगा। करियर एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है रनवे या पाथ। ये इससे करियर वर्ड से करिकुलम डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, रनवे या पाथ। वो रनवे, वो पाथ, वो रास्ता जो हमें बताता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं, ये करिकुलम कहलाता है। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमें बताती है कि करिकुलम इज़ अ कैरियर ट्रेस कोर्स। करिकुलम को हम क्या कहते हैं, कैरियर रेस कोर्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। एक सेकेंड, स्टूडेंट्स को मैं ऐड कर दूं क्लास में। जी, कैरियर ट्रेस कोर्स, कोर्स ऑफ स्टडी। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, करिकुलम की डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह की डेफिनेशन होगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डेफिनेशन इम्तिहान में पूछी जाती है। हिडना टाबर, शी वॉज स्टूडेंट ऑफ जोहन डेवी, और JF कर, ये दोनों करिकुलम एक्सपर्ट हैं। तो इनकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये फर्स्ट स्लाइड में मौजूद हैं। आगे भी 4-5 और हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये दो हैं। अब एल्डा टाबा की देखें, पाकिस्तान में जो करिकुलम मॉडल मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ किया जाता है वो टाबा का किया जाता है। SNC में समझ लें कि इसी जो मॉडल इसने दिया था टाबा ने, उसी के मुताबिक है। तो अपने माइंड में वही बात याद रखें जो भी अभी मैंने आपको बताया, सारा स्केच करिकुलम का। वही डेफिनेशन है, ऑल द ऑर्गेनाइज कोर्सेज, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल वेदर इन द क्लासरूम आर नॉट। वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो कि एक स्कूल अरेंज करता है अपने बच्चों के लिए, कहाँ पे, क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। क्लासरूम के अंदर तो टीचिंग लर्निंग होती है, बाहर क्या होता है, कोई क्विज़ कंपटीशन है, कोई डेज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम हो रहे हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं, एट्सेट्रा, या होमवर्क दिया जा रहा है। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर होती हैं, जो कि स्कूल अरेंज कराता है, इसको हम करिकुलम बोलते हैं। अब बेसिक डिफरेंस इन दोनों की डेफिनेशंस में ये है, इन्होंने इनसाइड या आउटसाइड द क्लासरूम की बात की है टाबा ने, और कर जो है इन्होंने बात की इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज़ कैरिड इन द ग्रुप्स और इंडिविजुअली, इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। बस यही बातें वही हैं दोनों की, लेकिन उन्होंने इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम की बात की है, और उन्होंने कहा है कि स्कूल के बाहर। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल है, आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो स्कूल से भी बाहर होती हैं लेकिन होती वो स्कूल की हैं? जी, सोचें और बताएं। फील्ड ट्रिप्स, जी, स्पोर्ट्स की होती है, स्पोर्ट्स जिन्हें एक्टिविटीज़, हम को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, वो स्कूल लेवल और इंटर स्कूल लेवल पर एक्टिविटीज, जी, स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल लेवल पे। पर होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, प्रोविंसेस लेवल लिटरेरी पे। कंपटीशन हो गए, इसमें सारे तिलावत, नात, स्पीच, क्विज़ वगैरह आ जाते हैं लिटरेरी कंपटीशन में। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई, इसके अलावा सर सर हिस्टोरिकल स्टडी टूर्स में आ वहाँ जाते हैं, स्टडी टूर्स। एजुकेशनल स्टडी टूर्स ट्रिप्स में या होता है हिस्टोरिकल, एजुकेशनल ट्रिप। हाँ वो फील्ड ट्रिप्स में आ जाते हैं ना, वो फील्ड ट्रिप्स के अंदर आते हैं। आपके स्टडी टूर, आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस की विज़िट्स, आपके ज़ू की विज़िट्स, ये कलेक्टिवली फील्ड ट्रिप्स के अंदर आ जाते हैं। दो बातें आपकी तरफ से आई हैं, एक फील्ड ट्रिप्स और दूसरा एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही कॉमन है, वो हर क्लास में यूज़ की जाती है। वो आउटसाइड द स्कूल एक एक्टिविटी है, उस वो कल हमने पढ़ी भी थी, कोई बताना चाहे उसके बारे, कल हमने थोड़ा सा टच भी दिया था। होमवर्क हम बच्चों को देते हैं, वो बच्चे घर से करके आते हैं, लेकिन वो स्कूल का टास्क होता है। तो होमवर्क, इसके अलावा स्पोर्ट्स कंपटीशन हो गया, लिटरेरी कंपटीशन हो गया, फील्ड विजिट्स, ये सारी चीज़ें स्कूल से बाहर हो रही होती हैं, लेकिन ये स्कूल के स्केजूल में शामिल होती हैं। अरेबिक में वर्ड मिनहाज यूज़ होता है करिकुलम के लिए। अरेबिक में करिकुलम के लिए वर्ड कौन सा यूज़ होता है? मिनहाज। अब हम एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की बात करेंगे। जो स्टूडेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे फ़र्स्ट 15 मिनट्स की, क्योंकि हम काफ़ी सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं करिकुलम के बारे में वो पढ़ चुके हैं।
एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन पढ़ाए थे, 4 ही पढ़ाए थे। आप में से कौन बताना चाहेगा? जी, एनीवन प्लीज़। सर मैं बता जी, ऑब्जेक्टिव है सर। अब कंटेंट मैटर था, इवैल्यूएशन थर्ड और इवैल्यूएशन थर्ड इवेल्युएशन नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन, ओके। सेकंड वन कंटेंट्स कंटेंट है नहीं, कंटेंट नहीं था, कंटेंट नहीं था। सही रैंक बताना चाह रहे हैं जी, सही सर सही। करिकुलम था, यस करिकुलम। करिकुलम, यस करिकुलम। थर्ड वन पेडागोजी पेडागोजी या टीचिंग मेथड, ओके। लास्ट वन, लास्ट फोर्थ वन एंड लास्ट वन वैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, Evaluation. यस सर एवोल्यूशन, यस। अब एवोल्यूशन। ये देखें, यहाँ पे भी आपको वही 4 ही नज़र आएंगे। एक जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम भी वही 4 ही हैं। ऑब्जेक्टिव जो हमने वहाँ पढ़े थे, वहाँ पे वर्ड था करिकुलम, यहाँ पे है कंटेंट यानी बुक्स। वहाँ पे क्या था? करिकुलम था, यहाँ पे कंटेंट्स हैं। वहाँ पे पेडागोजी और इवैल्यूएशन थे। बाकी तीनों सेम हैं, सिर्फ करिकुलम की जगह पे कंटेंट आपका आएगा जब एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की हम बात करेंगे। और एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन की हम बात करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या आएगा? एजुकेशन के कंपोनेंट या एलिमेंट्स में करिकुलम आएगा। अच्छा, इसी तरह हमने, चलिए एक और चीज़ भी यहीं साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। हमने फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ी थी, कोई बता सकता है? जी, सर उसको फिलोसॉफिकल फर्स्ट ऑफ ऑल यस आती हैं, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है ये 3। और इसके अलावा एक और भी हो सकती है, जैसे हिस्टोरिकल फाउंडेशंस हाँ जो जी, आपने जिक्र भी किया है इसमें। यस। अच्छा, अब देखें, बिल्कुल वही 4 फाउंडेशन करिकुलम की हैं जो फाउंडेशन हमने एजुकेशन की पढ़ी थी ना, तो बिल्कुल वही चारों यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें इनकी बिल्कुल आपस में सिमिलर हैं, इनमें तो कोई डिफरेंस भी नहीं है, कोई वर्ड्स का डिफरेंस भी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। तो 4 कंपोनेंट होते हैं। ये सबसे पहले जो 4 कंपोनेंट बताया है ना, ये मीड ने बताए थे, करिकुलम एक्सपर्ट। इन्होंने कहा कि करिकुलम के 4 कंपोनेंट होते हैं नॉर्मली, यही वाले: ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी। पेडागोजी का दूसरा नाम लर्निंग एक्सपीरियंस, तीसरा नाम टीचिंग मेथड है, कंफ्यूज ना होइएगा। पेडागोजी का दूसरा नाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस या टीचिंग मेथड्स है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इवेलुएशन। अच्छा, सबसे पहले है, अब ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। सॉरी, मीट का थोड़ा सा जरा इंट्रो करवा दीजिएगा। मीट का मैंने कहा कि इन्होंने ये कंपोनेंट दिए थे। हर एजुकेशनिस्ट का ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उस पे ना मैंने कोई आई थिंक हैं 120+ हैं एजुकेशनिस्ट, तो उनका ड्यूरेशन और इनका इम्पोर्टेंट वर्ड इसके ना आपको बुक में, पहले बुक के फर्स्ट 8 to 10 पेजेस जो है वो इसी चीज़ के ऊपर हैं। लिस्ट ऑफ वर्ड्स, एजुकेशनिस्ट, उनका शॉर्ट सा जो कंट्रीब्यूशन है, इम्पोर्टेंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा आगे टेबुलर फॉर्म में मौजूद है। आपको पीडीएफ में मैं भेज दूंगा क्लास के बाद इंशाल्लाह। तो इन्होंने ये कंपोनेंट बताए थे 4 करिकुलम के, मीड ने। जी, सर ये स्लाइड अपनी जूम कर लें थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम मैं हो रहा है देखने में। मैं एक्चुअली स्टूडेंट साथ ना क्लास ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उनको मुझे ऐड करना होता है, इसलिए मैं जूम इन करता हूँ, फिर जूम आउट करना पड़ता है मुझे। दूसरा इशू ये है कि आप में से कुछ जो अल्लाह वाले हैं वो अपने माइक जो है वो ऑन करके भूल जाते हैं, तो वो भी मुझे ऑफ़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं स्क्रीन जो है लॉन्च करके ही आपको आगे लेके चलूँ। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले जो हैं ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं जब भी करिकुलम बनाया जाता है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं। अब सिंगल नेशनल करिकुलम हमारा 2020 में बना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए गए कि हम किस तरह का बच्चा चाहते हैं, हम किस तरह का जो सोसाइटी में किस तरह की चेंजेस हैं ये हम चाहते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से।
हम किस तरह की सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं। तो जिस तरह की सोसाइटी, इसीलिए कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्स ऑफ एजुकेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से हम लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी हमें बताती है कि भाई इस तरह का हमें बच्चा चाहिए, इस तरह की हमारी सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, एथिकल, मॉरल जो है वो हमारी डिमांड्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेट किए जाते हैं करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए। अब ये इससे सोसाइटी हम देखते हैं, सोसाइटी किस तरह की डिमांड कर रही है, नॉलेज किस तरह का हमने बच्चों को प्रोवाइड करना है, लर्नर्स हमारे किस तरह के हैं, किस एज के लिए जो है वो कौन सा जो सब्जेक्ट है वो हमने शामिल करने हैं, या ऑब्जेक्टिव्स किन सब्जेक्ट्स में शामिल करने हैं, लर्निंग सिचुएशन हमने किस तरह बच्चों को प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीज़ें देखते हुए अकॉर्डिंग टू ह्यूज हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स या यूनिट ऑब्जेक्टिव ये हमें बताते हैं कि जब एक टीचर एक चैप्टर को, एक एरिया को कवर करा लेगा तो उसके बाद एक बच्चा कितना काम हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद, उसके अपने बिहेवियर में, उसकी अपनी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, और इसके साथ साथ सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यानी सिंपल वर्ड में एक यूनिट, जैसे हमारे यहाँ ना बुक्स में सेक्शन होते हैं, 3 चैप्टर्स का एक सेक्शन हो गया, फिर अगले 3 चैप्टर्स का दूसरा, अगले 3 का तीसरा, या 4 चैप्टर का तीसरा, चौथा सेक्शन, ऐसे। तो जब एक यूनिट के या एक सेक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम सेट कर लेते हैं तो इनको हम जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। एक मुकम्मल यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे। मसलन हम जानदारों की क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं, हम जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ों का फ़र्क बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चे के अंदर जो है वो लिसनिंग पावर हमने डेवलप करनी है या रीडिंग पावर डेवलप करनी है। तो अब ये क्या है, ये एक यूनिट के बाद बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल कितनी डेवलप होगी। अब ये क्या हो गया, जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स तो पता चल गए कि भाई इस पूरे यूनिट के ये मकासद हैं पढ़ाने के। अब उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। एक टीचर क्लास के अंदर जो कुछ पढ़ा रहा होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को वो पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल्स कहलाते हैं, जो कि एक टीचर डिमांड कर रहा होता है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपने बच्चों से अपनी इंस्ट्रक्शंस के बाद कि मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, डायरेक्शंस दे रहा हूँ बच्चों को, इसके बाद बच्चे के अंदर जो उसकी जो लर्निंग है वो कितनी हो जाएगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। यानी टीचर अपनी टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव सेट करता है उनको हम इंस्ट्रक्शनल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। थर्ड वन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियर किसको कहते हैं, कल हमने बात की थी एंड पे शायद, कि बच्चे के जो एक्शंस हैं, रेस्पॉन्सेज होते हैं, वो बिहेवियर होता है। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताता है कि एक, जैसे देखें ना, एक यूनिट है सच्चाई के ऊपर, तो बच्चा जो है इसको जो है वो रीड कर सके, अब सच्चाई के बारे में पुरानी आयात, हदीस मुबारक याद कर सके। फ़र्ज़ करें ये क्या थे, एक यूनिट ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टीचर ने उस यूनिट में जितना जिस दिन जो पढ़ाया तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये सवाल भी बच्चे को होना चाहिए, ये भी ट्रू फॉल्स भी आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, फ़र्ज़ करें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम ये देखेंगे कि बच्चे ने ये याद कर लिया कि भाई सच्चाई में ताकत है, कुरानी आयात भी याद कर ली, हदीस मुबारक भी याद कर ली। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं कि उसके बिहेवियर में कितनी तब्दीली आई है। ठीक है, उसने याद कर ली हैं चीज़ें, जो उसको पढ़ाई हैं उसने उसको समझ भी आ गई हैं, वो लिख भी सकता है, एग्ज़ाम में भी लिख सकता है, किसी को बता भी सकता है, लेकिन क्या उसकी ज़िंदगी पे इस चीज़ का असर हुआ है? जो उसने पॉजिटिव चीज़ सीखी है तो उसकी लाइफ या उसके बिहेवियर में इस पर कितनी तब्दीली आती है? तो वो ऑब्जेक्टिव्स जिनका फोकस होता है बच्चे के बिहेवियर के अंदर तब्दीली इंड्यूस करना, वो हमारे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट कर लिए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। दूसरा नाम इसका मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट मैटर। अब कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई रिपीट करना चाहेगा जी? कोई अल्लाह का वली? सर लर्निंग
कंटेंट जी जी कंटेंट मैटर में जब हम एक कोर्स डिटेल मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके अंदर जब हम कंटेंट देते हैं तो इसमें नॉलेज कॉन्सेप्ट होता है वो नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम किस में शामिल करते हैं? कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर। थैंक यू। कंटेंट मैटर में सब्जेक्ट यस, कंटेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिया। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद अब हम ये देखेंगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव हमने हासिल जो करना है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट मैटर, कोर्स कंटेंट हम सेलेक्ट करेंगे। कोर्स कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, इससे मुराद ये है कि वो नॉलेज, स्किल्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, गाइडलाइंस, जो कुछ इंफॉर्मेशन है इस ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के बारे में हमारे पास अवेलेबल, उसको यूज़ करते हुए हम क्या करें, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। जो नॉलेज यूज़ किया जाता है वो दो तरह का होता है। एक होता है सब्सटेंटिव नॉलेज और दूसरा होता है सिंटैक्टिकल नॉलेज। वो नॉलेज जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव नॉलेज कहते हैं। जैसे सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, ये एक फैक्ट है, इसको कोई भी नहीं झुटला सकता। ठीक है, तो वो नॉलेज जो फैक्ट्स पे बेस कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव नॉलेज कहते हैं। बादल आएंगे तो बारिश होगी, ये एक फैक्ट है, बग़ैर बादल के बारिश नहीं होगी। तो वो इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स पे बेस कर रही होती है सब्सटेंटिव कहलाती है। एंड सिंटैक्टिकल नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होती है। जैसे कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम बच्चों को देते हैं। अब ये नॉलेज बच्चा कैसे गेन करता है? अपने माइंड को यूज़ करते हुए, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। तो वो नॉलेज जो कि हमारी थिंकिंग, थॉट, रीजनिंग, जजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। अब हम जो कंटेंट सेलेक्ट करेंगे इसके 3 मेथड होते हैं। ये सवाल एक दफ़ा इम्तिहान में ये पूछा गया है, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी लास्ट टाइम जो भी लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ है तो एक सवाल वहाँ से भी आया था। अच्छा, मेथड फॉर कंटेंट सिलेक्शन, ये एनालिटिकल वाला आया था क्वेश्चन। इसके 3 मेथड होते हैं। जजमेंटल प्रोसीजर, एक एक्सपर्ट है करिकुलम का, जो एक्सपर्ट है, जो बनाता है करिकुलम, जिसका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, वो क्या करता है? वो अपनी जजमेंट को यूज़ करता है कि जैसे हमने कपड़ा ख़रीदना है ना, तो हम बजाय किसी उसकी इंफॉर्मेशन उससे लिए, जो दुकानदार है, सेलर है, या उसके साथ जो कार्ड लगा है वो देखे बगैर हम अपनी जजमेंट से हाँ ये अच्छा है, ये मैं ले लेता हूँ, ये होती है जजमेंट हमारी। इसी तरह एक एक्सपर्ट देखता है कि ये वाकई ये जो चीज़ें हैं ये शामिल कर दी जाए, मेरी जजमेंट कहती है ये ओके हैं। इट इज़ नोन एज जजमेंटल प्रोसीजर। कंटेंट इज़ सेलेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ द करिकुलम डेवलपर। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल मेथड में, एक्सपेरिमेंटल मेथड किसको बोलते हैं? हम किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या ये वाकई ठीक है या गलत है। ठीक है, जितनी भी मेडिसिन हमारी बनती है ना, तो ये पहले एनिमल पे इनको टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद ये ह्यूमंस के लिए फिट और अनफिट करार दी जाती हैं। इसी तरह करिकुलम को भी एक शॉर्ट सैम्पल पे, एक थोड़े से सैम्पल पे, चंद बच्चों पे क्या किया जाएगा, उसको अप्लाई किया जाएगा, देखा जाएगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अगर तो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमें मिल जाते हैं, देन हम कहेंगे कि ये कंटेंट सेलेक्ट किया जाए, अदरवाइज़ ना किया जाए। जितने भी जो ममालिक होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लेबॉर्ट्री स्कूल्स होते हैं। इन लेबॉर्ट्री स्कूल पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन हो रही होती है, यानी इस तरह के करिकुलम जो हैं, असेसमेंट की टेक्निक्स हैं, हम सारे की सारी मल्टीपल टाइम उन पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का, तकरीबन मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी हर एक का होगा, लेकिन तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ के लेबॉर्ट्री स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कंटेंट लेते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके नताइज देखते हैं,
उसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि आया इसको सेलेक्ट करना है हमने या नहीं करना। थर्ड एंड लास्ट वन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोगों की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं, उनके फंक्शंस को, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, जज करते हैं और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का करिकुलम चाहिए। मसलन एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म बढ़ गई है तो कोई ऐसे सब्जेक्ट के अंदर ऐसा कंटेंट प्रेजेंट किया जाए जो कि जो बर्दाश्त है, पेशेंस है वो डेवलप करे, ठीक है, पीस को डेवलप करे। तो इसी तरह कोविड की सिचुएशन आई, लोग घरों से बाहर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, हैंड वॉश नहीं कर रहे, तो करिकुलम कंटेंट हम इस तरह का बनाएं कि लोग जो है वो सिविक सेंस को, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करें। तो वो मेथड जिसमें हम लोगों की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि इस तरह की परफॉर्मेंस क्योंकि हमें सोसाइटी में डिमांड हम कर रहे हैं तो इसलिए ये कंटेंट शामिल होना चाहिए। ये होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो 3 मेथड्स होते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने कंटेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये कंटेंट हमें इस टॉपिक के लिए, नमाज के लिए या अखलाकियात के लिए, एटिकेट्स के लिए, ये हमें जो है कंटेंट हम शामिल कर रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसको तरतीब देंगे अपने कंटेंट को। तो करिकुलम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो करिकुलम के कंटेंट की, वो हम 3 तरह से उसमें 3 चीज़ें देखते हैं। स्कोप देखते हैं, सीक्वेंस देखते हैं और इंटीग्रेशन देखते हैं। स्कोप में हम क्या चीज़ देखते हैं? स्कोप में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास टॉपिक है तो इस टॉपिक में कितना मटेरियल हमने शामिल करना है, यानी कितना मटेरियल किस ग्रेड में। अब जैसे देखें ना, नमाज के चैप्टर आप तीसरी जमात में देखेंगे तो नमाज के चैप्टर में आपको 1 पेज का तीसरा हिस्सा शायद जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी कि नमाज ज़रूरी है, नमाज के ये फ़वाइद हैं, एट्सेट्रा। अब 10th ग्रेड में आएंगे तो आपको वज़ू के फ़राइज़ भी मिलेंगे, नमाज के फ़राइज़ भी, नमाज के दीनी, सियासी, समाजी, माशरती फ़वाइद भी आपको मिलेंगे। तो डिफरेंट ग्रेड लेवल पर हमने कितना मटेरियल किसी एक टॉपिक के लिए सेलेक्ट कर जो किया हुआ है वो उसमें कितना शामिल करना है। तो रेफर्स टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ प्रोग्राम। एक टॉपिक में कितना मटेरियल हमने ऐड करना है। इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज, एक है ब्रेड्थ और एक है डेप्थ। ब्रेड्थ कहते हैं रेंज, रेंज से मुराद है कहाँ से लेकर कहाँ तक, यानी मसलन नमाज के फ़वाइद ही बताने हैं सिर्फ, ठीक है, ये उसकी रेंज होगी। अब अमाउंट दूसरी है डेप्थ। तो नमाज के फ़वाइद जो हमने बताने हैं, रेंज हमें आ गई, तो फ़वाइद में कितनी क्या क्या चीज़ें हमने बतानी है, ठीक है। तो रेंज से मुराद क्या होगा, ये डेप्थ, ब्रेड्थ को कहते हैं रेंज को, कि कौन कौन से सब टॉपिक्स या सब एरियाज़ नमाज के बारे में हमने इस्लामियात के चैप्टर नंबर 2 में फ़र्ज़ करें शामिल करने हैं। अब ये कहलाएगी उसकी ब्रेड्थ स्कोप में, ठीक है। अब हमने एरियाज़ सेलेक्ट कर लिए कि भाई अहादीस मुबारका, कुरानी आयात, अहादीस मुबारका, इसके फ़वाइद और नमाज़ पढ़ने का तरीका फ़र्ज़ करें, ये हमने चीज़ें शामिल करनी है। अब देखें कुरान की सैकड़ों आयात होंगी, तो डेप्थ में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी आयात हमने शामिल इसमें करनी है, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमें बताती है रेंज ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड या टू बी एडेड इन अ प्रोग्राम, एंड डेप्थ हमें बताएगी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन ईच आइटम। तो हर आइटम के लिए, यानी जैसे हमने बताया कि हमने पुरानी आयात देखनी है, तो कुरानी आयात सैकड़ों मौजूद है, हमने कौन सी सेलेक्ट करके इसमें शामिल करनी, ओके। ये हो गया पहला काम, स्कोप। उसके बाद आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस ये है कि अब देखें, हम नमाज का चैप्टर आपको दूसरी जमात से लेकर 12वीं जमात तक की इस्लामियात में मिलेगा, इवन उससे ऑनवर्ड जो बैचलर या मास्टर डिग्री में भी आपको ये शायद मिलेगा। हर एक लेवल पे उसमें इजाफा होता आपको नज़र आएगा, ठीक है। एडिशन का कॉन्सेप्ट आप देख लें, ग्रेड 1 में बच्चे को सिर्फ बताया जाता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ग्रेड 2 में उसको 2 डिजिट एडिशन सिखाई जाती है, 1 जमा 1 2 होता है, 2 जमा 2 4 होता है, ठीक है। ग्रेड 3 में हासिल के साथ जमा उसको सिखाई जा रही होगी। ग्रेड 4 में इशारिया के साथ उसको जमा सिखाई जा रही होगी। यानी आप देखें कि इंफॉर्मेशन तो वही है, वही कॉन्सेप्ट है एडिशन का, लेकिन उसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है। तो सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि जब हम एक कंटेंट को शामिल कर रहे होते हैं तो उसका ऑर्डर, एक तरतीब हम देखते हैं। तो ये तरतीब 2 तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसमें ये हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आया था, ठीक है, पेपर में।
जी अभी जो रिसेंटली लेक्चर एजुकेशन मेल और फीमेल का लेक्चर एजुकेशन और हेडमास्टर मिस्ट्रेस का पेपर सेम होता है, ये याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल आया था अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसमें, ये भी आया था। ये एनालिटिकल इससे पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था। अच्छा, हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, अब ये डिफरेंट ग्रेड लेवल हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। हर एक क्लास में जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं या सेम सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में रब्त बनाना, ठीक है। माइक ऑफ कर दें प्लीज़, ये किसका माइक बार बार ऑन हो रहा है? ये मैं तीसरी म्यूट कर रहा हूँ, मुझे वापस आना पड़ता है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं में डिफरेंट ग्रेड्स है ना। अब डिफरेंट ग्रेड्स में सब्जेक्ट्स के दरमियान एक लिंक डेवलप करते हैं कि मैंने जैसे बताया कि ग्रेड 1 में हम सिर्फ बताएंगे 1 2 3 4 5 100 तक काउंटिंग सिखाते हैं बच्चे को। ग्रेड 2 में जाके हम उसको 1 डिजिट एडिशन बग़ैर हासिल के विदाउट कैरी हम उसको क्या करते हैं, बारो या कैरी हम उसको सिखा रहे होते हैं। फिर इसी तरह अगले ग्रेड में हम इसको मज़ीद कम्प्लेक्स करते चले जाते हैं। तो रिलेशनशिप इन अ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल्स, यानी डिफरेंट क्लासेस पे सब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप बनाना, ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट्स एट सेम लेवल। आप जैसे देखें अखलाकियात का सब्जेक्ट है तो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मालूमात देनी है ना बच्चों को, तो इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देंगे, इस्लामियात के चैप्टर में, कुछ उर्दू में, कुछ इंग्लिश में, कुछ सोशल स्टडी में फ़र्ज़ करें। तो अब हम ये देखेंगे कि जो चीज़ उर्दू में मौजूद है वो इस्लामियत में नहीं होगी, जो इस्लामियत है वो इंग्लिश में नहीं होगी, वो सोशल स्टडी में नहीं होगी। तो यानी चीज़ों को आपस में लिंक कर रहे होंगे। तो इट इज़ नाउन एज हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट एट सेम लेवल। एक ही क्लास में मुख्तलिफ मज़ामीन के दरमियान जो लिंक या रब्त पैदा करना, सीक्वेंस डेवलप करना, ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन इसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आखिरी कंपोनेंट आता है वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम बोलते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करें और उसके मर्ज करने के बाद हम एक नया सब्जेक्ट बना दें। हम एक मजमून पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़, ठीक है। मुआशरती इल्म आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मुआशरती उलूम, स्टडीज़, स्टडी आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों? बेसिकली इसमें हम मुख्तलिफ मज़ामीन इकट्ठे हम कर चुके होते हैं। जैसे हम जो है इसमें जियोग्राफ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसमें हम एथिक्स के बारे में, इसमें हम इकोनॉमी के बारे में, इसमें हम हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफ़ी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। अब ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है, जियोग्राफ़ी है, जियोलॉजी है, या जो है हमारी हिस्ट्री है, तो इकोनॉमिक्स है। तो हम मुख्तलिफ मज़ामीन को मर्ज करके क्या बनाते हैं, एक नया सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। प्रोसेस ऑफ मर्जिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट थ्रू कोऑर्डिनेशन इज़ नाउन एज इंटीग्रेशन। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है इंट्राडिसिप्लिनरी और दूसरी होती है इंटरडिसिप्लिनरी। आप में से कोई अगर इंग्लिश का बंदा हो वो मुझे बताना चाहे वर्ड इंटर का क्या मतलब होता है, INTER, और इंट्रा का क्या मतलब होता है। जी, एनीवन प्लीज। सर इंटर होता है बिटवीन टू, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। Exactly. Intra, sir, mean within, or inter mean among Yes. in the groups. इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी किसी एक ही चीज़ में से, और इंटर का मतलब क्या होता है, अमंग, ठीक है, बिटवीन टू और मोर। तो इंट्राडिसिप्लिनरी में हम क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज के डिफरेंट एरियाज़ को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना देते हैं। इट इज़ नाउन एज इंट्राडिसिप्लिनरी। और इंटर किसको कहते हैं, अमंग। जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाएं तो ये क्या कहलाता है, इंटरडिसिप्लिनरी बन जाता है। अब जैसे आप देखें मेडिकल है ना, MBBS एक डॉक्टर है, वो कोर्स अपना कर रहा है, तो अब उसको जो उसका कोर्स वर्क पढ़ाया जा रहा है, तो अब उसमें डिफरेंट फील्ड्स होंगी। हार्ट से मतलब उसको जनरल जब उसको MBBS बनाया जा रहा होता है
तो उसको ब्रेन के बारे में, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, इसके अलावा जो ENT यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था। आगे जाकर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसी तरह स्कूल लेवल पे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम एक सब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं जनरल साइंस। अब ये एक ही फील्ड है, यानी साइंस की सब ब्रांचेज हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। इससे हम एक सब्जेक्ट जो है वो क्या कर देते हैं, बना देते हैं, जिसको हम नाम रख देते हैं जनरल साइंस। तो एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज से जब हम सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनाएं तो ये इंट्राडिसिप्लिनरी होता है, और मुख्तलिफ फील्ड ऑफ नॉलेज से जब हम सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बनाएं तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है। जी, ये है दूसरा हमारा कंपोनेंट था करिकुलम का। कंटेंट मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कंटेंट है इसके बारे में, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो किस तरह का होगा। तो हम उससे रिलेटेड नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो इसके लिए जो नॉलेज हम इसमें शामिल करते हैं बेसिकली वो दो तरह का होता है, सब्सटेंटिव या सिंटैक्टिकल। सब्सटेंटिव फैक्ट्स पे बेस कर रहा होता है, सूरज मशरक़ से तलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। सिंटैक्टिकल नॉलेज रीजनिंग या थिंकिंग से रिलेटेड होता है। 100 में से 50 निकालें तो 50 ही बचेगा, 49 या 51 नहीं होगा। कोई भी दुनिया का बंदा पढ़ा लिखा लिटरेट इंडिविजुअल नहीं मानेगा। तो ये थिंकिंग से रिलेटेड है। उसके बाद है मेथड्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। कैसे हम करते हैं, जजमेंट से, कि जज देखेगा हाँ ये ओके है, इसको शामिल कर लिया जाए। एक्सपेरिमेंटल मेथड से, इसको जो है वो किसी स्कूल में लोअर लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो इसको यूज़ किया जाए, अदरवाइज़ नहीं। एनालिटिकल, लोगों की एक्टिविटीज़ देखी जाएँ, लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी की डिमांड्स क्या हैं, किस तरह के एक्शंस हमें चाहिए। तो लोगों की एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस, बिहेवियर, फंक्शंस को देखते हुए जो है वो कंटेंट उस तरह का सिलेक्ट किया जाए। जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर 3 जो है वो इसकी सब हेडिंग्स हैं। स्कोप में हम देखते हैं कि कितना मटेरियल हमने इस स्पेसिफिक कंटेंट, नमाज के बारे में, एडिशन के बारे में हमने बच्चे को देना है, टोटल कितना हमने देना है। अब इसमें 2 तरह से इंफॉर्मेशन शामिल की जाती है। ब्रेड्थ हम देखते हैं, रेंज कि एडिशन के बारे में कहाँ से कहाँ तक, नमाज के बारे में कहाँ से कहाँ तक मटेरियल देना है। डेप्थ, अच्छा जो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है कि कुरानी आयात हमने शामिल करनी है तो कितनी शामिल करनी है, कौन कौन सी करनी है, ये डेप्थ में आ जाएगा। उसके बाद हम सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हम आप लोग ये जो स्लाइड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह रेगुलर सेशन में इसको मुकम्मल डिटेल से स्टार्ट से हम सीक्वेंस में चौके पढ़ेंगे, तो इसलिए मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस। ये आउसबेल ने कहा था, गैगन ने कहा था कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, ये फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब सीक्वेंस में हम बात कर रहे थे कि 2 तरह से। अब इसमें मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि तीसरी, चौथी, 5वीं में हम एडिशन पढ़ाते हैं, तो हर ग्रेड लेवल में एडिशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो ये है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम सब्जेक्ट्स को डिफरेंट लेवल पे आपस में क्या कर रहे हों, रिलेट कर रहे हों, इंटरलिंक कर रहे होते हैं। और हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको मिसाल दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी है, तो हम उसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, मुख्तलिफ मज़ामीन में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम उनको दे रहे होते हैं जो आपस में लिंक कर रही होती हैं चीज़ें चारों सब्जेक्ट्स में। ये है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इंटीग्रेशन की बात की है कि जब हम एक से दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इंटीग्रेशन कहलाती है, और करिकुलम इस तरह का इंटीग्रेटेड कहलाता है। इसकी भी फर्दर 2 कैटेगरीज़ हैं, इंट्रा और इंटर। इंट्रा में हम एक स्पेसिफिक फील्ड से जो सब्जेक्ट हैं उनको उनके नॉलेज को आपस में मर्ज कर देते हैं, जैसे जनरल साइंस की मैंने एग्जांपल आपको दिया। और इंटरडिसिप्लिनरी में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करके एक न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे सोशल स्टडीज़ की एग्जांपल मैंने आपको दी है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज़ पैडागोजी एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। पैडागोजी टीचिंग मेथड को कहते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग को कहते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कहते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट कंटेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। अब जैसे देखें, साइंस पढ़ाने के लिए हम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर हम जो है वो प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, या हम इंशाल्लाह टीचिंग लर्निंग चैप्टर में दोनों को पढ़ेंगे।
इसी तरह हम जो है वो लैंग्वेज पढ़ाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश, कैसे हम पढ़ाते हैं, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है कि हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, उनके मीनिंग्स बताते हैं वर्ड्स के, फिर पूरे सेंटेंस के। और एक है डायरेक्ट मेथड, हम उनको बग़ैर ट्रांसलेशन के डायरेक्ट पढ़ाएं, तो ये लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हम उनको रोल प्ले या ड्रामा मेथड से हम उनको समझाएंगे। तो मतलब मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ टीचिंग मेथड्स अवेलेबल होते हैं। जब हम एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट के एक ही टॉपिक को समझाने के लिए एक से ज़्यादा टीचिंग मेथड एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, इट इज़ नाउन एज एक्लिक्टिक टीचिंग मेथड या इंटीग्रेटेड टीचिंग अप्रोच। एक्लिक्टिक या इंटीग्रेटेड टीचिंग अप्रोच, जब आप दो या दो से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स को मिक्सअप कर रहे होते हैं। लास्ट वन, फोर्थ एंड लास्ट वन कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज़ इवैल्यूएशन। कौन बताएगा इसके बारे में? हमने कल पढ़ा था, बहुत डिटेल पढ़ा था जी। इवैल्यूएशन क्या होती है? इवैल्यूएशन सर एक मेंटल प्रोसेस है Evaluation is a certified judgment. ओके, सर्टिफाइंग जजमेंट होती है जब आप बच्चे की इवैल्यूएशन कर रहे होंगे ना, वो तो सर्टिफाइंग जजमेंट ऑब्वियसली है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सब। मेंटल प्रोसेस भी है, इवैल्यूएशन एक मेंटल प्रोसेस भी है। जब हम ब्लूम टेक्सोनोमी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे। अजान हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट की ब्रेक होगी, उसके बाद क्लास। क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, अब हम एंड पे करते हैं। हम सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर हमने जो है वो करिकुलम उसका जो कंटेंट है वो हमने सेलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया, इंटीग्रेट कर लिया, बुक्स की शक्ल में प्रिंट भी हो गया, फिर उसको टीचिंग मेथड से, डिफरेंट टीचिंग मेथड से वो पढ़ा दिया गया। एंड पे हम सालाना इम्तिहान लेते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमने डिज़ाइन किया था करिकुलम, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कितने इफ़ेक्टिव हुए हैं या कितने इफ़ेक्टिव नहीं हुए। ठीक है, ये 3 तरह से इसकी वैल्यूएशन होती है। जो हम एंड पे एग्ज़ाम लेते हैं ना, ये बच्चों का जब ये फ़ाइनल बेसिकली हमारी जो है वो हम अचीवमेंट देख रहे होते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, तो ये होती है समेटिव एवैल्यूएशन। जब हम करिकुलम को बना रहे होते हैं तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया था ना कि फॉर्मेटिव असेसमेंट हम यूज़ करते हैं, तो करिकुलम की जो एवैल्यूएशन होगी, जो फॉर्मेटिव होगी, जब करिकुलम डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है,
उस वक्त जब हम इसको एवेलुएट कर रहे होंगे ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो ये फॉर्मेटिव एवेलुएशन होगी। फिर है डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, करिकुलम के अंदर जो डिफ़िकल्ट जो उसमें डेफिशिएंसीज होंगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको डायग्नोज करने के लिए जो एवेलुएशन की जाएगी, उस एवेलुएशन का नाम होगा डायग्नोस्टिक एवेलुएशन, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कल पढ़ा था। एंड लास्ट वन है सबमेटिव एवेलुएशन। सबमेटिव एवेलुएशन जो है वो हमेशा एंड पे की जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि हमारा करिकुलम जो है वो कितना इफ़ेक्टिव था या नहीं था। उसके बाद हम दूसरा जो टॉपिक देखेंगे वो है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम के बारे में ना दो कॉन्सेप्ट या पॉइंट ऑफ व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं। एक है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू या ट्रेडिशनल पैराडाइम। पैराडाइम कहते हैं सेट ऑफ बिलीव या कॉन्सेप्ट्स को। जो ट्रेडिशनल पैराडाइम है ना, वो ये कहता है कि करिकुलम जो है वो कोई सब्जेक्ट मैटर है। जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि बुक्स हैं, कि बुक्स को करिकुलम समझा जाता था। तो इसी तरह जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है करिकुलम का, इसको ये समझा जाता था कि ये कोई बॉडी ऑफ नॉलेज है या सब्जेक्ट मैटर है या कोर्स है, तो ये करिकुलम होता है। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो मॉडर्न या प्रोग्रेसिव या न्यू कॉन्सेप्ट है या मॉडर्न या न्यू पैराडाइम है करिकुलम के बारे में, वो ये है कि इससे मुराद टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो अभी हमने आज स्टार्ट में बिल्कुल डिस्कस किया था। टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल, इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, करिकुलम कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो दिया था कि करिकुलम टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, ये जोहन डेवी के जो फ़िलासफ़ी है उनकी, उस पे ये बेस करता है। तो करिकुलम के बारे में दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ या दो इसके पैराडाइम है। ट्रेडिशनल कहता है कि ये कोर्स ऑफ स्टडी है या सिलेबस है, सब्जेक्ट मैटर है, जबकि जो प्रोग्रेसिव या मॉडर्न या न्यू पैराडाइम है या न्यू पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इससे मुराद टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। अब इसकी चार फाउंडेशन है। इस स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था, इसको रिलेट भी हमने किया था एजुकेशन की चार फाउंडेशन के साथ। वहाँ पे भी हमने बात की थी कि फाउंडेशन हमें बताती है कि आपका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट आप शामिल करेंगे, जो आप उसमें नॉलेज, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, चीज़ें शामिल करेंगे, वो किस तरह की होंगी। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो असरअंदाज हो रहे होते हैं कि आपने ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। मसलन हम अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हिस्टोरिकल फाउंडेशन हमें बताती है कि हम इस्लामिक हिस्ट्री से हट के कोई भी ऐसा कंपोनेंट या कोई भी एक सिंगल वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते अपने किसी भी लेवल पे करिकुलम के बारे में। इसकी सिंपल सी एक मिसाल है कि हमारे यहाँ जो कौन सी चेन है, मुझे नाम याद नहीं है, एजुकेटर तो नहीं है, आई थिंक एजुकेटर थी या इस तरह की कोई प्राइवेट स्कूल्स की चेन थी। उनकी ना सोशल स्टडीज़ के जो बुक है, तो उसमें एक इमेज थी, कुछ अर्सा पहले की बात है, एयर पोल्यूशन के नॉइज़ पोल्यूशन के हवाले से। तो उसमें एक इंडियन बुक भी थी, तो उसमें भी यही था, इंडिया के उसमें भी यही सिखाया जा रहा था कि अज़ान की आवाज़ से शोर पैदा होता है, लोग डिस्टर्ब होते। तो इसी तरह का एक इमेज जो है वो एक पिक्चर एयर नॉइज़ पोल्यूशन के साथ हमारे पाकिस्तान में भी किसी प्राइवेट चेन के कोर्स कंटेंट में थी। अब इसको स्ट्रॉन्गली जो है वो कंडेम किया गया, अपोज किया गया, और फिर वो उस चेन ने जो है उसको वहाँ से अपनी बुक से निकाला। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, हम जो इसके साथ साथ सोशल डिमांड्स हैं, अपनी सोसाइटी हमारी क्या डिमांड कर रही है, हमारी सोसाइटी हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। हमारा जो मशरक़ी कल्चर है, हमारी अपनी मशरक़ी अक़दार हैं, हम अपनी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में वो चीज़ें हम शामिल करते हैं। अब आप देखते होंगे कि हम अपनी तहज़ीब में वो अपने चारों सूबों के लिबास, रंग, ये चीज़ें, उनकी सकाफ़त हम शो कर रहे होते हैं सोशल स्टडीज़ में। इवन अगर आप बड़े लेवल पे भी जाके देखें, वहाँ पे भी यही चीज़ें आपको मिलेंगी, लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड तक। लेकिन अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री का अगर आप देखें, तो उनका जो कल्चर है वो वहाँ पे उसको शो कर रहे होंगे। तो हर नेशन की जो अपनी जो डिमांड्स उनकी होती हैं, उनकी जो सोशल जो नॉर्म्स या एथिक्स हैं,
वो उनकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो बताती हैं कि आपका करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। तो फाउंडेशन वो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं करिकुलम की डेवलपमेंट को, ये समझाना था आपको। तो बेसिकली ये 4 होती हैं: फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल है फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन। फ़िलासफ़ी हमें बताती है एम्स ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी हमें बताती है, जो दूसरी फाउंडेशन है ये हमें बताती है कि आपका जो बच्चा है उसका लेवल क्या है। ठीक है, आपने अपने बच्चे के लेवल को देख के अपना कंटेंट सेलेक्ट करना है। सोशियोलॉजी हमें बताती है कि हमारा कल्चर, ट्रेडिशन, रवायात, वैल्यूज़, एथिक्स, नॉर्म्स, सिविक सेंस, ये हमारा क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ें सोसाइटी आपसे डिमांड कर रही है, तो ये हमने शामिल करने। और हिस्ट्री हमें बताती है कि हमने कौन से जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं या जो फैक्ट्स हैं वो हमने अपने करिकुलम के अंदर शामिल करने, कौन से नहीं करने। तो 4 फाउंडेशन है। सबसे पहले फ़िलासफ़ी की हम बात करते हैं। फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन से रिलेटेड आपने 3 चीज़ें बतानी हैं, याद रखनी है कि एम्स ऑफ एजुकेशन हमेशा फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन से आते हैं। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन कौन सी फाउंडेशन बताती है? फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन बताती है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा ये क्या बताती है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। अब उन एम्स की बेस पे आपने जो नॉलेज शामिल करना है वो किस तरह का होगा? वर्थफुलनेस ऑफ द नॉलेज, जो नॉलेज आप शामिल कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो 3 चीज़ें फ़िलासफ़ी हमें बता रही होती है। फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन, फ़िलासफ़ी इज़ सर्च फॉर रियलिटी। लफ्ज़ी मतलब फ़िलासफ़ी को क्या होता है? सर्च फॉर रियलिटी है। लव फॉर विजडम इसका मतलब होता है। ग्रीक वर्ड है फिला एंड सोफिया से ये डिराइव किया गया है। इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज उनको हम बाद में देखते हैं। तो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन आपके क्या होंगे? जैसे करिकुलम का पहला कंपोनेंट क्या था? ऑब्जेक्टिव या एम था। स्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज एंड वर्थफुलनेस ऑफ द नॉलेज, तो ये 3 कंपोनेंट है। फ़िलासफ़ी बेसिकली 3 चीज़ें हमें बताती है, यानी ये अब मैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की बात कर रहा हूँ, फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन की नहीं कर रहा। फ़िलासफ़ी के कंपोनेंट को देख के एक जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है ये कहाँ से आया, इल्म कहाँ से पैदा हुआ, इसकी क्या वैलिडिटी है, ये ठीक है गलत है, कौन सा इल्म ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो फ़िलासफ़ी हमें बताती है इल्म के बारे में, नॉलेज के बारे में। दूसरा ये हमें बताती है कि हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, ये इनका ओरिजिन क्या है। जो हमारे वैल्यूज़ बिलीव्स हैं इनका ओरिजिन क्या है। डिफरेंट बिलीव्स हैं, हर रिलीजन के अपने बिलीव्स हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, कौन सी वैल्यूज़ जो है वो वैलिड हैं, कौन सी नहीं है। इसी तरह रियलिटी, कायनात के अंदर कुछ ऐसे मज़ाहिर हैं जो हिडन फॉर्म में हैं, उनको कैसे तलाश किया जाए, यानी रियलिटी तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, उस रियलिटी को कैसे तलाश। अब देखें ग्रेविटेशनल फोर्स है, कशिश शकल जिसे हम कहते हैं, आई थिंक ये एग्जिस्ट कर रही थी। न्यूटन ने डिस्कवर की थी मेरे ख्याल में, मैं फ़िज़िक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब आई थिंक कि उसने की थी। तो अब ये हमें जो है वो बता रही है ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद थी, लेकिन इस रियलिटी को एक्सप्लोर कब किया गया? इतना अरसा गुजर जाने के बाद। तो ये तीसरा एरिया जो इसका होता है वो होता है रियलिटी, कि जो रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं यूनिवर्स में उसको हमने कैसे एक्सप्लोर करना है। तो नॉलेज से जो इसकी ब्रांच डील करती है फ़िलासफ़ी की वो एपिस्टेमोलॉजी है, जो वैल्यूज़ से रिलेट करती है वो एक्सियोलॉजी है, और जो रियलिटी से डील करती है वो ऑन्टोलॉजी है। ये सवाल इस दफ़ा भी इम्तिहान में आया था, अभी जो लेक्चर का पेपर हुआ था उसमें ये सवाल जो है एपिस्टेमोलॉजी का पूछा गया था, ये वाला। ये तकरीबन आता है हर पेपर में, इन तीनों से रिलेटेड एक सवाल कि एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और ऑन्टोलॉजी किससे रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी हमारी फाउंडेशन है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। इसमें भी 3 चीज़ें हम देखते हैं, जैसे उसमें हमने 3 चीज़ें देखी, इसमें भी हम 3 चीज़ें देखते हैं। हमारे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, हमारे बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, हमारे बच्चे को हमने किस तरह से, किस मेथड से हमने पढ़ाना है, क्लास का इन्वायरमेंट हमने किस तरह का रखना है। तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? बच्चे के ऊपर और लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के ऊपर। 3 एरियाज़ ये देखती है, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। लर्नर को साइकोलॉजी कहते किसको है? साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके
इसको ये है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन है ये साइकोलॉजी में हम देखते हैं। तो लर्नर सबसे पहले हम बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं, भाई बच्चे की नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी इंटरेस्ट क्या है और उसका जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कौन सी हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले अपने बच्चे को देखेंगे, इन सारी चीज़ों को देख के फिर ही हमने करिकुलम डिज़ाइन करना। आप ये देखें ना, आप दूसरी क्लास के बच्चे को फ़र्ज़ करें हम जो है वो इशारिया की जमा समझा रहे हो तो यकीनन वो नहीं समझ सकेगा, इसलिए हमने उसको 5वीं जमात में रखा हुआ है, क्योंकि इस एज में जाके बच्चे का माइंड इतना जो है वो डेवलप हो चुका होता है कि वो उसको पिक कर सके। तो फर्स्ट अगर ग्रेड 1 में आप उसको ग्रामर रूल सिखाना शुरू कर दें बच्चे को जिसको अभी अल्फ़ाबेट्स ही नहीं पता, तो कैसे जो है वो आप उसकी लर्निंग करेंगे। तो लर्नर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये पहला कंपोनेंट होता है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का। दूसरा लर्निंग प्रोसेस, कौन सा टीचिंग मेथड किस एज के लिए किस सब्जेक्ट के लिए सबसे परफेक्ट या फिट है, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमें बताती है कि आपने कौन सा सूटेबल मेथड, कौन सी असेसमेंट टेक्निक्स और बच्चे के बारे में उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानकारी रखते हुए कैसे यूज़ करना है, ये है लर्निंग प्रोसेस। देन है लर्निंग सिचुएशन, आपने जो अपनी क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो किस तरह का रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड होगा या टीचर सेंटर्ड होगा या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा, यानी चाइल्ड भी इन्वॉल्व होगा टीचर भी इन्वॉल्व होगा। पहले जो कॉन्सेप्ट था वो टीचर सेंटर्ड था। अगर हम ग्रीक हिस्ट्री को देखें ना, सोक्रेटिस सबसे पहले जो असली तालीम है, दुनियावी तालीम है, इसके जो फादर ऑफ एजुकेशन है वो सोक्रेटिस हैं, ठीक है। अब उनका अगर आप देखें, प्लेटो का देखें, अरिस्टोटल का देखें, तो ये सारे लोग टीचर को मेन सेंटर कहते रहे हैं कि टीचर का मेन रोल है, यानी टीचर सेंटर्ड उनके इन्वायरमेंट रहा है क्लास का। उसके बाद जो मॉडर्न अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच, वो चाइल्ड सेंटर्ड पे है। अब उसके बाद जो लेटेस्ट अप्रोच है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट। वो कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड भी हो लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट हो, सिर्फ चाइल्ड फ्रीडम ना हो, बच्चा भी इन्वॉल्व हो, टीचर भी इन्वॉल्व हो और बच्चा खुद से चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहा हो। तो ये मॉडर्न अप्रोच है। तो लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, तीन चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में आती हैं। थर्ड वन इज़ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। जैसे अभी हमने बात की है कि सोसाइटी हमसे क्या डिमांड करती है। बेसिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ नाउन एज सोशियोलॉजी। सोशल लाइफ, सोशल रिलेशनशिप, सोशल नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर हम देखते हैं, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर देखते हैं। ये सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की डिमांड्स को और जो करंट इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस कर रही होती है ये फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, सोशल चेंज, किस तरह का चेंज हम डिमांड करना चाहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, करंट जो इश्यूज सिनेरियोज जो हमारे चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एंड रोल ऑफ स्कूल इन सोसाइटी, सो स्कूल का सोसाइटी की डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। एंड लास्ट फाउंडेशन इज़ हिस्टोरिकल फाउंडेशन। इसमें हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को, उन एक्सपीरियंसेस का ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, इन चीज़ों को देख के हम करिकुलम के अंदर शामिल करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर ऑप्टोलॉजी और मेटाफिजिक्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, ओंटोलॉजी बाज़ हम अक्सर बुक्स में आपको मिलेगा कि ओंटोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज मेटाफिजिक्स। बेसिकली जो अपना माइक ऑफ कर दें आप। बेसिकली जो हम एक ना मेजर चीज़ है, मसलन आपके पास ना एक बड़ा सा घर है, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन है उस घर के बारे में, ये घर किस तरह का है, कितने एरिया में है, इसमें कितने रूम्स हैं, अच्छा इसमें पानी, बिजली, सीवरेज, सारी चीज़ें ओके हैं फ़र्ज़ करें। अब ये इन्फॉर्मेशन जनरल ली जा रही है किस चीज़ के बारे में, आपसे एक मुकम्मल सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कोई पूछता है अच्छा इसमें जो किचन है उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन है, ठीक है। अच्छा इसमें जो ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, उसकी क्या है, वाशरूम की क्या स्पेसिफ़िकेशन है, या किसी भी उसकी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एटसेट्रा। तो इसी तरह जब हम एक यूनिवर्स को स्टडी करते हैं ना, ये है मेटाफिज़िक्स, यानी यूनिवर्स की इन्वेस्टिगेशन, मुकम्मल यूनिवर्स के बारे में जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो ये मेटाफिज़िकल रिसर्च या स्टडी या फ़िलासफ़ी होती है। ओंटोलॉजी बेसिकली उसका एक स्पेसिफ़िक एरिया है। मसलन
यूनिवर्स जो है ये मेटाफिज़िक्स है, और अर्थ के बारे में, अपने ज़मीन के बारे में, जो हमारा प्लानट है इसके बारे में जो हम रियलिटीज़ जो है वो तलाश कर रहे होंगे, तो ये ऑन्टोलॉजी होगी। जी थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर पूछिए प्लीज़। सर सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो फॉर्मेटिव हमने पढ़ी और डायग्नोस्टिक जो थी, सर इसमें मैं जो है ना फर्क नहीं कर पाती हूँ। मीन्स कि अगर हाँ आपने जो फॉर्मेटिव की बताई कि ड्यूरिंग जो है क्लास जो होती है असेसमेंट वो ली जाती है, बच्चे की असेस कर रहे होते हैं कि उसकी लर्निंग कितनी हुई। हाँ जो मैं बता डायग्नोस्टिक है देता हूँ, सर। मैं जी बता सर। देता हूँ। जी जी मैं जी बता सर। देता हूँ। अच्छा, एक है कि बच्चे को समझ ना लगना, ठीक है, एक एक ये इशू होता है बच्चे का। एक है लर्निंग डिफ़िकल्टी। अब लर्निंग डिफ़िकल्टी से ये मुराद नहीं है कि आप मुझे समझाना चाह रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। क्लास में अच्छे बच्चे भी होते हैं, सम टाइम उनको आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता, वो कहते हैं सर रिपीट कर दें। अब ये लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं होती, इसको हम लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं कहते, ठीक है। लर्निंग डिफ़िकल्टी परमानेंट होती है। परमानेंट से क्या मुराद है? बोलने का प्रॉब्लम, सुनने का प्रॉब्लम, लिखने का प्रॉब्लम, ठीक है, फोकस करने का प्रॉब्लम। ये हम इंशाल्लाह साइकोलॉजी के चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लर्निंग लिमिट्स पढ़ेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स जो एक बच्चे की लर्निंग की लिमिट्स लिमिटाइज़ कर देते हैं, उसको लिमिटेड कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बोलते हैं या लर्निंग लिमिट्स कहते हैं। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है ना, आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, आपने कोई टास्क उनको असाइन किया, कोई क्वेश्चन दिए कि वो सॉल्व करके दें, और उनको आप चेक कर रहे हैं। कोई बच्चा करेगा, जिसको समझ लगी होगी ऑब्वियसली वही करेगा, जिसको नहीं लगी होगी वो नहीं कर पाएगा, वो साथ वाले से पूछेगा या आप वो बच्चा आपकी तरफ आएगा। तो ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब यानी आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान आप ये जज कर रहे होते हैं कि क्या बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट किसी एक चीज़ के समझने ना समझने के बारे में हम नहीं करते, वो हम ये देखते हैं कि इस बच्चे को जो परमानेंट उसका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, इसमें डायग्नोस्टिक से याद रखिएगा मेडिकल प्रॉब्लम। अब मेडिकल प्रॉब्लम जो है उससे मुराद बोलने का, सुनने का, लिखने का, स्पीकिंग का, ठीक है, फोकस करने का प्रॉब्लम, राइटिंग का प्रॉब्लम, ये जो होते हैं ना, ये इसके परमानेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के जो अंदर जो चीज़ें आती हैं ये डायग्नोस्टिक में होती हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि डायग्नोस्टिक बेसिकली स्पेशल एजुकेशन में ये असेसमेंट ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ बहुत ही कम या ना होने के बराबर होती है। हमारे यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। जी सर, मोहम्मद असलम खाक सर बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी आपने बताया सर, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, सर इनको याद ये अक्सर भूल जाते हैं सर। काइंडली ये याद करने का कोई अटैचमेंट या कोई तरीका है इनका, ये जो एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी है? थैंक यू सर। अच्छा, इसका याद करने का कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस वैसे मैंने तो नहीं बनाया हुआ। ओंटोलॉजी इसमें और रियलिटी, ये वर्ड्स आपस में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, इनके स्पेलिंग या इनके प्रोनाउंसिएशन। एक्सियोलॉजी तो ये वैल्यूज़ से आप इसको जो है वो रिलेट कर लें इनकी। इसी तरह जो एपिस्टेमोलॉजी है तो ये फैक्ट्स से या नॉलेज से आप इसको याद रख लें। मैंने वैसे कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाया हुआ नहीं है, ये आसान है, मुझे तो वैसे पहली दफ़ा याद हो गए थे, किसी और ने बनाया हुआ है तो वो शेयर कर दें। जी सर मैंने अपने याद करने के लिए थोड़ा सा बनाया था, शायद फनी भी लगे। जी जी लाइक ये एक्सियोलॉजी है, इसमें जो ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, एक्सियोलॉजी और ऑन्टोलॉजी। एक्सियोलॉजी में जो है ना, जो मैंने अपने तरीके से याद किया था इसे, कि ए के बाद जो एक्स है, तो एक्स को अगर हम ऊपर से देखें तो वो वी बन रहा होता है, तो वी से रिलेट कर लेते हैं वैल्यूज को, तो इससे याद हो जाएगा एक्सियोलॉजी को। और ये जो ऑन्टोलॉजी है, इसको फिर ओ है तो इसको आप आर बना के अपने माइंड में अगर रिलेट करेंगे, आर से वो रियलिटी हो जाएगा, ओ और आर दोनों रिलेट करेंगे तो ये इस तरह चीजें याद हो जाती, क्योंकि अक्सर सही है ना, मिक्स हो जाती है दोनों चीजें। जी। और ये पेपर में तो हर मैं दफ़ा अपने क्वेश्चन आता है सर आता है और सही और इसी सर तरह दूसरी
इसके बारे में अगर हम मैं मुकम्मल सर डिटेल कहूँ अपने फुल सेशन में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जब हम इनको इन डेप्थ स्टडी करेंगे ना, देखेंगे कि इनके अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो फिर आपको ये नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। अभी तो हमने सिर्फ एक एक लाइन में इंट्रोडक्शन सर देखा। जी इसमें राहिला। वर्ड्स की जो है ना, जी। सर इसमें एक्चुअली वर्ड्स की सर जो एक है ना ओरिजिन देखी जाती है ना उनकी। हाँ, हम्म। वर्ड को ब्रेक करके उस वर्ड की हम मीनिंग देखेंगे ना कि उसकी ओरिजिन और उसकी मीनिंग उर्दू में क्या है, जो जो अपनी लैंग्वेज होती है, तो वो वर्ड उससे अगर याद कर लेना तो हाँ, ये ये भी वर्ड्स एक में अच्छा हमें मेथड डिफरेंशिएट हो जाता है। है। जी, ये भी एक अच्छा मेथड जी है। जी, सर। कौन पूछ रहा था सवाल? सर सर क्वेश्चन मेरा ये है एक कि ये जो क्वेश्चन है। जी टाइप जी फिलोसॉफिकल जी ब्रांचेस हैं उनमें जी जी। differences हो सकते हैं। और गुलाम मुस्तफ़ा साहब को सवाल कर लेने दें। जी पूछिए सर मुस्तफ़ा इनका अभी साहब। हाँ जी, थैंक यू सर। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस जो हमने पढ़ी हैं, तो ये आंसर है बेसिकली कि हमने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। जी अच्छा, एग्जैक्टली। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो हम तीन पढ़ी हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ओंटोलॉजी, इसके अलावा हम स्टाइल्स ऑफ फिलोसफी पढ़ते हैं सर, उनमें और इनमें क्या फर्क हो सकता है, क्या डिफरेंसेस हैं भला? इसको हम ना थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे हम जरा। ना वो जब मुकम्मल सेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे ना मुकम्मल इनका डिफरेंस आपको बता दूंगा, और इनको हम आपस में रिलेट कैसे और क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेकुलेटिव, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल जो इसके स्टाइल्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बता दूँ। अभी हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा उस पर, क्योंकि उनको पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर इनको रिलेट करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। जी सिलेबस में क्या डिफरेंस है बता दो। सॉरी करिकुलम एंड सिलेबस में क्या, सॉरी करिकुलम एंड सिलेबस में क्या डिफरेंस है जी, मुझे कौन बता दो। बताएगा आप में से जिसको अच्छी समझ लगी हो करिकुलम और सिलेबस के डिफरेंस की? जी, इनका सवाल है करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंस। जी, कौन बताना चाहता है? एनीवन प्लीज़, सिंपल वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में तमाम बता दें। एक्टिव जी, गुलाम मुस्तफ़ा बताते हैं। सर जी मैं बताऊं? जी, आप बता दें। चुपका। जी बताइए। सर ये जो कैरिकुलम जो है, ये ओवरऑल एक्टिविटीज हम देखते हैं स्कूल की, लाइक जो हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है और एंड तक जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं स्कूल की टेरिटरी के अंदर, हम कैरिकुलम कहते हैं। और जो उसमें सिलेबस जो है, उसमें जो आउटलाइन या डिटेल कंटेंट या सब कंटेंट टॉपिक लिस्ट जो उसके अंदर होती है, उसको हम कहते हैं सिलेबस। यस। और फर्दर जब हम उस आगे जाते हैं, मतलब हमने सब्जेक्ट मैटर देखना होता है, लाइक उसमें हमने नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल वर्क देखना होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट। यस, करिकुलम जो है वो ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल होती हैं, जिसमें आपके पास टीचिंग मेथड्स, जिसमें आपके पास इवेलुएशन, जिसमें आपके पास जो स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कुछ हो रहा होता है, होमवर्क, असाइनमेंट्स, ये सारे के सारी डिग्रीज़ की अवार्ड होने तक ये सारे का सारा आपका करिकुलम कहलाता है। और जो कोर्स सिलेबस होता है वो एक सब्जेक्ट की आउटलाइन या लिस्ट ऑफ कंटेंट, यानी टॉपिक और सब टॉपिक्स की जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं। कोर्स जो है उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं। जी, और क्वेश्चन? ये मैंने ना ये इन टर्म्स को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, आप स्टार्ट से वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये इम्प्लिसिट और जीरो या नल करिकुलम में क्या डिफरेंस है सर? हम आगे जाके पढ़ेंगे, आज हमने नहीं पढ़ा इसको। अच्छा चले, मैं एक वन लाइन में इनका डिफरेंस आपको बता देता हूँ। इम्प्लिसिट और नल पूछा ठीक है है। सर। यस सर। हाँ, इम्प्लिसिट करिकुलम बेसिकली ऐसा करिकुलम है जो रिटन फॉर्म में नहीं होता। यानी अब देखें, बच्चा स्कूल के इन्वायरमेंट से बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है। कैसे मॉर्निंग असेंबली में वो किसी को कुछ करता, कुछ सुनता है, कुछ जो है वो किसी ने कोई चीज़ रिसाइट की, तिलावत रिसाइट की, नात पढ़ी या कोई तकरीर की। इसी तरह स्कूल के अंदर बच्चे खेल रहे हैं तो खेल कूद में वो उनको ऑब्ज़र्व करके उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीख रहा होता है।
तो वो करिकुलम जो रिटन फॉर्म में नहीं होता, लेकिन स्कूल के फ़िज़िकल इन्वायरमेंट से बच्चा स्कूल के अंदर चीज़ें पिक कर रहा होता है, सीख रहा होता है, ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, ठीक है। मसलन एक बच्चा शरारत करता है ना, टीचर की तवज्जो किसी और तरफ है, ठीक है शरारत सर। करता है, एक और बच्चा उसको देख के उस तरह की शरारत करने लग जाता है। अब ये भी उसने सीखी है किसी और को देख के, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है लर्निंग, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो करिकुलम जो रिटन फॉर्म में नहीं होता, स्कूल का फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट करिकुलम, ठीक है। और दूसरा आपने पूछा नर करिकुलम, कुछ चीज़ें हम ठीक है अपने सर। करिकुलम में जानबूझ के शामिल नहीं करते, इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको अगर हम शामिल करें तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। मसलन जंग जमल और जंग सिफ़ैन की मैं अक्सर अपने स्टूडेंट की मिसाल लेता हूँ कि हज़रत अली और हज़रत ठीक। आयशा और हज़रत मुआविया, इनके दरमियान जो जंगें हुई थी। अब मतलब एक हमारा मकतबा फ़िक्र है, वो उसका अपनी एक थिंकिंग है, दूसरा है तो उसकी अपनी एक थिंकिंग है। तो हर मकतबा फ़िक्र अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने रिलीजियस बिलीव्स की बेस पे इन प्रॉब्लम्स को देखता है। तो ये हम शामिल नहीं करते क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। तो वो करिकुलम जो जानबूझ के जी सर। हम शामिल नहीं करते या इग्नोर करते हैं, उसको हम नल करिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को मुकम्मल पढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन ही था। हाँ जी, अच्छा चलें जी, आपके क्वेश्चन अगर एंड क्वेश्चन हो ये गए है तो मैं आपको थोड़ा सा अब तारुफ करवा देता हूँ, सर, अगर मेरा एक आप में से। क्वेश्चन है। जी पूछिए, जी पूछिए, सर जी पूछिए, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये जो हेड मास्टर का जो टेस्ट होता है उसमें एजुकेशनल रिसर्च के वाले से क्वेश्चंस ऐड होते हैं। देखें, कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं होता जिसमें से क्वेश्चन ना पूछे जाएं, चाहे एक पूछा जाए, 10 पूछे जाएं, 15 पूछे जाएं। अभी जो लेक्चर एजुकेशन का पेपर हो, उसमें तकरीबन कोई 27 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए। कैन यू इमेजिन कि 27 सवाल एक ही चैप्टर में, 26 से 27 सवाल थे एक ही चैप्टर में से, ठीक है। अब ये पेपर सेटर पर डिपेंड करता है। मैं पेपर बना रहा हूँ तो मुझे जिस एरिया से प्यार होगा, मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार कर दूँगा, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बना लूँगा। हर दफ़ा पेपर मुख्तलिफ आता है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन के 20 नंबर होंगे, मैनेजमेंट के, रिसर्च के 4 होंगे, 5 होंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, वो यही वाले हैं, रिसर्च है, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है। ये एचएम के पेपर के हवाले से ये 3 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन किए जाते हैं नॉर्मली। सर जी लास्ट टाइम जो हेडमास्टर के पेपर हुए थे ना, जी जी। तो उसमें मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था, लेकिन जो एकेडमिक डिग्री थी ना वो लेट थी, तो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ था वहां पे जाके ना। अच्छा, तो सर आया कि मेरा एग्जाम बाकी है या खत्म हो जाएगा? नहीं आपका चांस है, अगर आपके 40+ मार्क्स हैं तो आपका चांस जो है वो होगा। आपका इंटरव्यू फेल तो नहीं हुआ ना, सर कंडक्ट नहीं हुआ था, तो आपका चांस अभी है। अच्छा जी, रेगुलर सेशन हमारा इंशाल्लाह 27 से स्टार्ट होगा। आप में से जो भी रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहे तो आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको तकरीबन मैंने पहले भी बता दी थी कि इसी पैटर्न पे डेली ऑनलाइन क्लास होगी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। हार्ड फॉर्म में बुक आपके एड्रेस पे भेज देंगे हम, सॉफ्ट फॉर्म में आपको PDF नोट्स देंगे। चैप्टर कंप्लीशन पे आपका टेस्ट होगा और ग्रैंड टेस्ट सेशन होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी इसी में, और इसके साथ साथ अगले बैचेस में अगर आप अपनी रिवीजन करना चाहें तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 4 से 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो स्टूडेंट रेगुलर सेशन ज्वाइन करना चाहें, इंशाल्लाह हम 100 स्टूडेंट को ही रजिस्टर करेंगे इस दफ़ा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट से फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे, मेल या फीमेल, तो आप लोग जो है वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने का तरीक़ाकार मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो ग्रुप में भेज दूँगा। ओके, अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर हों। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।